हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चैनल साइट। देखिए, हमारी कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.1 चल रही है। उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 ऑप्शन है हमारे। कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। तो पांचों ऑप्शनों को आज हमें इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में संगत है या असंगत है। ये हमको बताना है। क्वेश्चन जितना कह रहा है उतना ही जवाब देना है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन ये बोल रहा था कि यह रेखा प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी, तो हमने उतना ही जवाब दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि इन्हें हमारे जो समीकरण दिए हुए हैं ना 5 ऑप्शन में, इन्हें 5 ऑप्शनों में हमको बताना है कि जो ये रेखीय समीकरणों के जो युग्म है ये संगत है या असंगत है। हमको संगत और असंगत के बारे में बताना है। तो यह इनका जवाब देने के लिए हमको 3 पॉइंट याद होने चाहिए। यदि A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं होता है तो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं। हल हमारा उस कंडीशन में संगत होता है और हमारा हल अद्वितीय होता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो यह तीनों मान बराबर हैं। A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का तीनों मान बराबर हैं, तो उस कंडीशन में हल हमारे अनेक होते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में रेखाएं समपाती होती हैं। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो हल अनेक होते हैं, और जब हल अनेक होते हैं, जब हल निकल रहा है तो उस कंडीशन में हमारा हल भी संगत होता है। ठीक है ना। केवल एक ही कंडीशन है जिसमें हमारा हल असंगत होता है। असंगत कौन से ऑप्शन में होता है भैया? तीसरे ऑप्शन में। यदि A1/A2 और B1/B2 का मान तो बराबर है परंतु C1/C2 का मान बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो यानी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। जब तक संपर्क में नहीं आएंगी जब तक हल कहां से निकलेगा? तो जब हल ही नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन में हमारा हल असंगत होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो एक बात बता देता हूं, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो यह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप रेगुलर मेहनत कर सकें। तो भैया मेहनत करने वाला चाहिए। अगर आप मिलकर मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आपके 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अब जुड़ना नहीं जुड़ना आपके हाथ की बात है। ठीक है। आपका मन करेगा तो जुड़ेंगे, आपका मन नहीं करेगा नहीं जुड़ेंगे। तो यहां पर मैं तो आपको सिर्फ यही बता सकता हूं कि यानी गारंटी भी ले रहा हूं भैया आपकी, यानी 100 में 100 नंबर ही आएंगे। और अभी रिजल्ट आने वाला है भैया कक्षा 10 का, और जब रिजल्ट आएगा तब देखना मैं मेरे स्कूल के बच्चों का रिजल्ट बताऊंगा आपके लिए कि गणित में कितने नंबर आए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर A1 का मान है, ये B1 का मान है, और यहाँ पर C1 का मान हुआ करता है। अगर हम बात करें भैया दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का जो प्रारूप होता है उसकी बात करें तो वो होता है भैया A1x + B1y + C1 = 0। दूसरा होता है भैया A2x + B2y + C2 = 0। यानी बराबर में 0 ही होना चाहिए। सभी पद हमारे एक तरफ ही होने चाहिए, A1x वाला, B1y वाला और C1 वाला। ऐसे ही A2x, B2y और C2 ये तीनों पद भी एक ही तरफ होने चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए।
इनकी इन समीकरणों से तुलना कीजिए, क्या बराबर में 0 है? तो देखो ये तो A1 का मान है, ये B1 का मान है, ये C1 का मान है, परंतु ये C1 का मान इधर नहीं है, इधर है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक बात बता देता हूं, अगर दोनों समीकरणों में C1 का मान और C2 का मान बराबर के दूसरे पक्ष में है, तब तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब C1 का मान हमारा इधर होना चाहिए, ये हमको प्रारूप बताता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रारूप या वैकल्पिक रूप या व्यापक रूप ये बताता है हमको कि A1x और B1y और C1 का मान एक ही तरफ होना चाहिए, बराबर में 0 होना चाहिए, और यहाँ पर ये C1 का जो मान है ये बराबर के दूसरे तरफ है। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो इधर माइनस को होगा, तो यहाँ पर चिन्ह की गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। परंतु एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर यदि C1 और C2 के मान दोनों बराबर के दूसरी तरफ है, जब तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर एक इधर है, एक तो बराबर के दूसरे तरफ है और एक इधर x और y की तरफ है, तब आपको क्या करना है, C1 और C2 के जो मान है वो चिन्ह बदल करके ही रखने हैं आपको, जो प्लस का है वो माइनस करके लिखना है और जो माइनस का है वो प्लस करके लिखना है, ठीक है ना। ये बात आपको छोटी सी याद रखनी है। चलिए यहाँ पर अब हमें हल करते हैं, जब और बता दूंगा आपके लिए। यहाँ पर हमको A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का मान निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन 2 में पढ़ा था। और जो इसे स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो पिछली वीडियो को पूरी वीडियो को देख लेना। उसमें मैं प्रश्नावली 1 प्रश्नावली 2 को कंप्लीट कर चुका हूँ, और प्रश्नावली जो 3 चल रही है आपकी, इसका 3.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप वहां से पढ़ लेना। तो देखिए यहाँ पर अब हमें A1/A2 का मान निकालते हैं। A1/A2 बराबर A1 का मान पहले समीकरण में x के गुणा में जो होगा वो A1 का मान होगा, तो x के गुणा में यहाँ क्या है, 3 है, तो ये तो है आपका A1 का मान, लिख दीजिए 3, ये बटे का चिन्ह लगा लिया। अब बटे में है A2, तो दूसरे समीकरण पर जाना पड़ेगा, दूसरे समीकरण में जो x के गुणा में है वो A2 का मान है, तो A2 का मान कितना है, 2, तो 2 लिख दिया। अगर ये कटते हैं तो हमको काटना है, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, आपके लिए, कि अगर कटते हैं तो काटना है, अगर नहीं कट रहे हैं तो ज्यों का त्यों रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 2 कट नहीं रहे तो ज्यों का त्यों रहने देंगे हमें। A1/A2 का मान कितना आया, 3/2। अब निकालते हैं हमें B1/B2 का मान, तथा लगा के। तो देखिए B1 का मान यानी पहले समीकरण में y के गुणा में जो होगा वो हमारा B1 का मान होगा, B1 का मान 2 है, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस चिन्ह होता हमको माइनस का चिन्ह ही लेना है, चिन्ह सहित लेते हैं हम मानों को, A1 B1 और C1 A2 B2 C2 तीनों सभी के मानों को हमें चिन्ह सहित लेते हैं। तो देखिए हमें B1 का मान प्लस का है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, माइनस का होता तो हम माइनस चिन्ह लगा देते। तो यहाँ पर B1 का मान कितना है भैया, 2, ये बटे का चिन्ह लगा लिया। B2 का मान लिखेंगे, B2 का मान x वो दूसरे समीकरण में y के गुणा में, देखिए क्या है, माइनस का 3 है, तो हमको -3 ही लिखना है, लिख दिया। अब B1/B2 का मान निकल के आया 2/-3। तो देखिए A1/A2 और B1/B2 के मानों को देखिए, क्या ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। यहाँ पर तो आया है 3/2 और यहाँ पर आया है 2/-3, तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होते हैं तो हमको C1/C2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। हम इनसे ही बता देते हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे हमें, अतः A1/A2 बराबर का चिन्ह लगा के काट दीजिए, क्योंकि बराबर नहीं है। B1/B2, A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं है, इसलिए तो यह कौन सा पॉइंट साबित हुआ, ये हमारा पहला पॉइंट है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, हल अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब हल केवल एक होता है, जब हल निकल रहा है तो हल हमारा संगत भी होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए
रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है भैया? संगत है। तो यहां से लिख देंगे रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है, या आप लिख सकते हैं हल संगत है। ठीक है, इसलिए यहां पर चलो छोटा सा ही लिख दीजिए, हल संगत है। बस इतना ही जवाब देना है हमको, हल संगत है या असंगत है, इतना ही हमको बताना है भैया। तो आ गया होगा समझ में। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमको वो तीनों पॉइंट याद होने चाहिए जरूर 100%, और जिसको याद नहीं है भैया याद कर लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट आपके सामने है, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो देखिए हल करते हैं। क्या करना है भैया? हमको हल करना है। हल में हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको a1 बटे a2 का मान निकालना है। अतः a1 बटे a2 बराबर a1 1 का मतलब पहला समीकरण में पहुंचना है, 2 का मतलब दूसरे समीकरण में पहुंचना है। तो देखिए a1 पहले समीकरण में x के गुणा में जो होगा वो a1 का मान है। a1 का मान क्या है? 2, तो लिख देते हैं 2। a1 की जगह पर 2 लिख दिया, ये बटे का चिन्ह लगा लेंगे। अब बटे में a2 है, तो दूसरे समीकरण पर पहुंच जाइए। a2 का मान जमाना है दूसरे समीकरण में, x के गुणा में जो है वो आपका a2 का मान है 4 है, तो 4 लिख दिया है। ठीक है, मान रखना आ गया होगा समझ में। अब देखिए 2 और 4 कट रहे हैं, दो ऐसी संख्या का अनुमान लगाइए बड़ी से बड़ी जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। तो भैया 2 ही है, 2 में केवल 2 का ही जाएगा। ठीक है ना, तो 2 से काट लेते हैं इनको। तो 2 एकम 2, और 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 2 ना 4, 1 बटे 2 आया। a1 बटे a2 का मान कितना आया? 1 बटे 2। अब हमको निकालना है b1 बटे b2 का मान, तथा लिख के b1 बटे b2 का मान निकाल लेते हैं। b1 का मान देखिए पहले समीकरण में y के गुणा में क्या है भैया? माइनस का 3, तो लिख देंगे हम माइनस का 3, ये बटे का चिन्ह लगा लेंगे। b2 दूसरे समीकरण में y के गुणा में क्या है भैया? माइनस का 6, तो ये आपका b2 का मान है। मान जमा दिए, काट दीजिए, कट रहे हैं, माइनस ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों जगह माइनस होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। 3 और 6 कट रहे हैं भैया, 3 से 3 का भाग 3 में जा रहा है 1 बार, और 3 का भाग 6 में जा रहा है 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आया b1 बटे b2 का मान। ठीक है, दोनों मान सेम आए हैं, इसलिए हमको अब c1 बटे c2 का मान भी निकालना होगा। फिर तथा लगा देंगे और c1 बटे c2 का मान निकाल लेंगे। C1 पहले समीकरण में C1 यानी अचर पद संख्या 8, और इधर देखिए यहां पर C1 का मान है, इधर है बराबर के इधर, और तो इधर अगर 0 होता तो हमको यहाँ पर चिन्ह बदल के लिखने होते। ठीक है ना, यहाँ C1 क्योंकि दोनों बराबर के इधर हैं, अगर हमें दोनों को इधर 9 इधर आके माइनस तो होगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? -8 और -9, फिर माइनस से माइनस कटेगा। तो माइनस इतना काम करने के बजाय तो डायरेक्ट ही लिख दो C1 और C2 का मान। एक थोड़ी सी बात हम याद कर लेंगे कि C1 और C2 का मान या तो एक ही तरफ होने चाहिए, ठीक है ना, x और y की तरफ ही होने चाहिए C1 और C2 का मान, या फिर C1 और C2 के मान है बराबर के दूसरे पक्ष में होना चाहिए 0 की जगह पर। ठीक है, इधर 0 हुआ तो C2 के मान होने चाहिए दोनों समीकरणों में। ठीक है ना, जब C1 का मान लिख दिया हमने 8 और C2 का मान लिख दीजिए, लिख दिया। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका भाग 8 में भी जा रहा हो, 9 में भी जा रहा हो, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान तो बराबर है, परंतु c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे a1 बटे a2 बराबर b1 को काट देंगे, बराबर नहीं है, नहीं क्या होता ऐसे कर, तो हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा तो वहां पर हल भरा ऐसा गलत होगा। क्या होगा? ऐसा होगा, यहाँ पर लिखेंगे हमें, इसलिए हल क्या होगा? या असंगत होगा, या हल असंगत होगा, या असंगत है।
कैसे भी लिख दीजिए। इसलिए हल असंगत है। दूसरा पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं।